What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी IQ. देखिए ये लेक्चर बनाने के लिए मैं भी काफ़ी दिनों से एक्साइटेड था और आप लोगों के भी काफ़ी रिक्वेस्ट और काफ़ी मैसेज आ रहे थे इससे रिलेटेड कि सर ये लेक्चर ज़रूर बनाइए. लेक्चर किससे रिलेटेड है? IAS कैसे बने, मतलब IAS बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फॉर्म निकलते हैं, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब कंप्लीट आप लोगों को A to Z इस लेक्चर के तहत हम कवर करने जा रहे हैं. ओके, तो जो स्टार्ट करूंगा कहां से, नोटिफिकेशन लिख रहा है और आपको यहां से आप लोगों को लास्ट में पहुंचाकर छोड़ूंगा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको लबासना भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ओके, तो उसको सपनों की दुनिया भी कहा जाता है अक्सर, तो वहां तक ले जाकर आप लोगों को छोड़ूंगा. तो लेक्चर में बने रहिए आप लोग, आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी. देखिए जब इतने लंबे सफर पर हम लोग चल रहे हैं तो एक कोटेशन तो डिस्कस करना बनता ही है. जिस तरीके से इस कोटेशन में बोला गया है कि अगर कोई अंडा बाहर के फोर्स से तोड़ दिया जाए तो उसके बाद में लाइफ जो होती है एंड होती है. मतलब आप कोई अंडा हो अगर किसी भी पक्षी का, उसको आप तोड़ दे कंकड़ पत्थर मारकर, तो वहां पे लाइफ एंड हो जाती है. पर लेकिन वही अंडा अगर खुद से बच्चा तोड़ के बाहर निकले तो लाइफ स्टार्ट हो जाती है. तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कुछ होता है लाइफ में, अगर कुछ अच्छा होता है तो हमेशा जब अंदर से फीलिंग आती है तब अच्छा होता है. तो ये कोटेशन मैंने क्यों रखी, ये इसलिए रखी कि अगर आज की डेट में आपको कोई भी बोलता है कि आप लोगों को IAS बनना है, मतलब आपके पेरेंट्स बोलते हैं या फिर वाइफ बोलती है या फिर दोस्त बोलते हैं या फिर ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं, तो आप लोगों को कभी भी IAS के बारे में नहीं सोचना चाहिए. अगर आप लोगों को अंदर से फीलिंग आती है कि यार मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, IAS देखिए एक ऐसी पोस्ट है, ऐसी जॉब है, आप लोग जॉब बोल सकते हैं वैसे अगर देखा जाए तो, पर लेकिन इसको जॉब की तरीके से हम लोग नहीं देख सकते. एक नॉर्मल जो जॉब होती है वो इस तरीके की जॉब नहीं है. यहां पर आपके पास में एक ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आपका एक छोटा सा डिसीजन बहुतों की लाइफ पर इंपैक्ट डालता है. तो इसको इस तरीके का डिसीजन हमेशा तब लेना चाहिए जब आप लोगों को अंदर से फीलिंग आए. ऐसा नहीं कि मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है, मेरा बॉयफ्रेंड बोला है, मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो कभी भी उस तरीके से इस तरीके के डिसीजन नहीं लेने चाहिए. तो इसीलिए ये मैंने कोटेशन रखी है. तो हमेशा जब आपको अंदर से फील होने लगे कि मुझे IAS बनना है, तब ही आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. ओके, तो इस तरीके की पिक्चर देख के आप लोगों को फीलिंग नहीं बढ़ानी है. वैसे भी आज की डेट में ये बत्ती तो हट चुकी है, तो अगर आप लोगों का मोटिवेशन कुछ इस तरीके का है तो वो बहुत ही जल्दी ठंडा पड़ जाएगा. पर लेकिन अगर आपका मोटिवेशन है कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, तो वो मोटिवेशन कभी भी ठंडा होने वाला नहीं है. तो हमेशा उसको मोटिवेशन रखें जो कभी ठंडा ना पड़े और आपके अंदर से फीलिंग निकल के आए कि नहीं यार अब तो IAS बनना ही बनना है. ओके, तो आइए अब आगे चलते हैं. तो ये एग्जाम है जो कंडक्ट कराया जाता है, ये कराया जाता है UPSC के द्वारा. आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, पूरा नाम है इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो इसके द्वारा ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है. और देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है. आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी, जब भी आप लोग पॉलिटी में इसको पढ़ते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको आर्टिकल 315 से 323 के बीच में पार्ट 14 में रखा गया है. तो इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप लोगों को पता होगा सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है. ठीक है, और खासकर जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, आप लोगों को पता है कि पूरी एक तरीके से कंट्री अगर देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वही पूरी कंट्री को चलाते हैं. ओके, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम हो जाता है और ये UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है. ये देखिए इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं. ये 2017 का नोटिफिकेशन है, आप लोगों को दिखा होगा यहाँ पर. तो 2017 का नोटिफिकेशन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017. ठीक है, तो ये वाला एग्जाम होता है जो कंडक्ट कराया जाता है. तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये तो 2017 का है, मैं आप लोगों को 2018 का कैलेंडर दिखाता हूं तो आप लोग अच्छे से अपने आप को कनेक्ट भी कर पाएंगे. ये देखिए क्या होता है, एक साल पहले ही पूरा कैलेंडर आ जाता है. जैसे अभी 2017 चल रहा है तो 2018 का भी कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर आ गया है. 2018 में कब प्रीलिम्स होगा, कब मेंस होगा, तो सारी डेट आ चुकी है. तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर ये हो गया प्रीलिम्स की, यहाँ पर सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018, तो ये यहाँ पर दे रखा है. तो यहाँ पर जो डेट है यहाँ पर दे रखी है नोटिफिकेशन की. तो नोटिफिकेशन जो इसका निकलेगा ये यहाँ पर नोटिफिकेशन की डेट है 7/2/2018. ठीक है, तो इसके बाद में फिर फॉर्म की डेट है कि फॉर्म किस में फिल करना है. और जो एग्जाम होगा वो यहाँ पर दे रखी है 3 जून. जो एग्जाम होगा अब की बार 3 जून को होगा, जो नेक्स्ट ईयर अब की बार था 18 जून को, तो थोड़ा पहले हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है 1 दिन का एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं, वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा अभी कंप्लीट प्रोसेस. और यहाँ पर आप लोगों को इसके साथ में ये भी देखने को मिल रहा होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो इसका भी एग्जाम इसी के साथ में कंडक्ट कराया जाता है.
ठीक है, मतलब प्रीलिम्स इसके साथ में होता है, पर मेंस जो होता है वो दोनों का कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इसके साथ में थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी यूपीएससी के द्वारा ही कराया जाता है। सीडीएस के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, सीडीएस का भी कराया जाता है। खासकर जब प्रीलिम्स की बात आती है तो लगभग देखिए ये जो एग्जाम है ना, लगभग उसी लेवल के हो जाते हैं ये, अगर इनके प्रीलिम्स की बात आती है। इसी तरीके से सीएपीएफ का भी आप लोगों ने सुना होगा, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो एग्जाम होता है। तो ये जो सारे एग्जाम होते हैं, अगर आप लोग देखेंगे अभी आगे यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होता है, तो ये भी कराया जाता है। फिर यहां पर चलकर इसका मेंस है अब जो है 2018 का, ठीक है ना। तो ये कब है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा ये 2018 में। तो ये कंप्लीट 5 दिन का प्रोसेस होता है। तो ये नेक्स्ट ईयर का कैलेंडर है जिसमें ये डेट दे रखी है। ये मैंने आप लोगों को ओनली एक ओवरव्यू देने के लिए बताया कि किस तरीके से नोटिफिकेशन आता है, और पहले ही 1 साल पहले इसका कैलेंडर तैयार हो जाता है। तो ये कंप्लीट कैलेंडर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ पर नीचे देखिए फिर से सीडीएस का आ गया, क्योंकि सीडीएस का जो एग्जाम होता है साल में 2 बार होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और लेकिन अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस की बात करें तो आप लोगों को देखिए वो थोड़ा आगे जाके हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा आगे जाके हो रहा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये दिसंबर में हो रहा है जाके, जबकि वो था अक्टूबर में। तो प्रीलिम्स दोनों का साथ में होता है, पर मेंस दोनों का डिफरेंट होता है, अलग अलग टाइम पर होता है, ओके। और यहाँ पर देखिए जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस है वो कितने दिन चलता है, 10 दिन चलता है। वहां पर कितने चला था, वो 5 दिन चल रहा था। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है दोनों का, ओके। इसके बाद में आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, आईएएस बोलते हैं और आईपीएस बोलते हैं, उन दोनों सर्विसेज के लिए जो कैंडिडेट है वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पर लेकिन और सबके लिए वो इंडियन भी हो सकता है, नेपाली भी हो सकता है, भूटान से भी हो सकता है, और तिब्बतियन रिफ्यूजी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है कि पर इन 2 के लिए आप लोगों को याद रखना है इंडियन ही होना चाहिए, ओके। अब थोड़ा सा आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जब एज की बात होती है, देखिए बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंटों के माइंड में कि सर एज का क्या फंडा रहता है फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी होती है उसके लिए, जिसको अनरिजर्व भी बोला जाता है, उसके लिए जो होती है 21 से 32 के बीच की एज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 21 से 32 के बीच की एज होनी चाहिए। और जो ओबीसी रहता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, उनके लिए जो 21 से और 37 तक की होनी चाहिए, ठीक है। 21 से 35, सॉरी 35 है ये, 21 से 35 की होनी चाहिए, क्योंकि +3 होता है यहाँ पे, 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे। और एससी और एसटी के लिए ये होता है 37, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट का जो होता है ये फंडा रहता है यहाँ पर। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में मतलब पता होना चाहिए। अगर आप जोन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपके पास में कितना टाइम है इसका फॉर्म भरने के लिए। और जब यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं, देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट निकल के आते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट निकल के आते हैं, और यहाँ पर ओबीसी के लिए कितने निकल के आते हैं, 9 अटेम्प्ट निकल के आते हैं। 3 मैंने प्लस बोला था, 9 अटेम्प्ट निकल के आते हैं। और जो यहाँ पर एससी और एसटी की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 37 ईयर तक होता है ये। और 37 ईयर तक मतलब 21 साल से लेके 21 से स्टार्ट करें ये, और 37 ईयर तक जितना भी टाइम होता है बीच में, जितने भी अटेम्प्ट होते हैं वो सारे अटेम्प्ट दे सकते हैं। इनके लिए एक तरीके से आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट यहाँ पर बोल सकते हो इसके ड्यूरेशन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका अटेम्प्ट का क्राइटेरिया है, जो काफी बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने अटेम्प्ट होते हैं। और जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे इस एग्जाम का, वो है क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन होती है वो सबसे बेस्ट पार्ट है इसका। यहाँ पर आप लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी का टॉपर होने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है कि आप किसी आईआईटी से पढ़े हुए हैं, या आप लोग बहुत ही अच्छे प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं, या किसी कॉलेज से अच्छे से पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग कर रखी है, बीए एमए, मतलब कुछ भी आपके पास में डिग्री हो, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। तो ये सबसे अच्छा इसका क्राइटेरिया है कि हर एक इंसान जो ग्रेजुएट है वो इसका पेपर दे सकता है। ये सबसे अच्छा क्राइटेरिया है। यहाँ पे डिवीजन भी नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, थर्ड डिवीजन होनी चाहिए, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस एग्जाम का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पर कोई भी बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी में अपना टॉपर रहा है और यहाँ पर भी टॉपर रहेगा, ऐसा भी कभी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा होता है कि बहुत बार कि यूनिवर्सिटी में स्कूल में टॉपर है पर यहाँ पर प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाता है। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कि कभी स्कूल और यूनिवर्सिटी में एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं हमेशा, और यहाँ पर आकर टॉप भी करते हैं। तो इसीलिए माइंड से निकाल के चलिए बिल्कुल हमेशा के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर क्राइटेरिया कि आपका टॉपर होना जरूरी है। बहुत सौ के माइंड में यही रहता है कि यार एक टॉपर ही आईएएस बन पाता है या फिर सिविल सर्विसेज में जा पाता है। तो ये बिल्कुल एक गलत परसेप्शन बना रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो सबसे अच्छी बात क्या हो गई, चाहे आप गांव से हैं, चाहे शहर से हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी से हैं,
चाहे आप इंग्लिश मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी मीडियम से है, उर्दू से है, या किसी भी मीडियम से है, तो कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो आप लोग अगर थोड़ा इसको अलग वे में बोलूं तो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मतलब वो बिल्कुल इंप्लीमेंट होता है। एक ग्लोबल विलेज बन जाता है यहाँ पर, मतलब हर एक स्ट्रीम का बंदा, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हो, यहाँ पर आकर पेपर देता है आराम से। ओके, तो ये सारे इसके क्राइटेरिया हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर 2000 ये अब की बार का ही डेटा है, 2016 का डेटा है, न्यू डेटा है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा जो फॉर्म डाला था, फॉर्म देखिए कितनों ने डाला था, 11,37,000 स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा था ये, और जो प्रीलिम्स देने गए वो गए ओनली 5 लाख। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के माइंड में। फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। ओके, अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया तो उससे कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, इसीलिए दुनिया फॉर्म भरती है। पर लेकिन जो आप प्रीलिम्स देने जाते हैं, प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हैं, वहां एग्जाम में बैठते हैं जाकर, उससे आपका अटेम्प्ट काउंट होता है। तो प्रीलिम्स देते ही आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा है, आप लोगों के माइंड में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अटेम्प्ट कैसे काउंट होता है। तो जो यहाँ पे भरा गया वो इतनों के द्वारा भरा गया, 11-11.5 लाख के द्वारा, और 5 लाख ने यहाँ पे पेपर दिया नियरली। इसके बाद में जो क्वालिफाई किए वो कितनों ने किया, यहाँ पे 15,445 जो इंसान है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने क्वालिफाई किया। और इसमें से जो शॉर्ट लिस्ट किए गए पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं हम लोग, वो किया किसने, 2,955, तो ये उसके लिए गए। और फिर जो रिकमेंड हुए वो वे 1,999। तो ये कंप्लीट ये है जो फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आया है निकल के। तो ये है जो आप लोग बोल सकते हैं लकी पर्सन जितने भी हैं, वो यहाँ पर ये आए निकल के, इनमें से जो 5 लाख ने पेपर दिया था। ओके, तो अगर अब इसको परसेंट में आप लोग देखें काउंट करके कि 5 लाख में से इतनों ने, मतलब यहाँ पर एक तरीके से क्लियर हुआ है, तो कितना आता है। अगर इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो 0.21% चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 1% भी चांस अगर देखा जाए तो सिलेक्शन होने के नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही कम है। और ये यहाँ पर नहीं है तो आप कहीं भी देख लीजिए, आज की डेट में एसएससी में देख लीजिए 64-65 लाख फॉर्म भरते हैं। तो इसको काउंट मत कीजिए कि चांस कितने हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बंदे के अंदर डेडिकेशन है, डेडिकेशन कितना है। अगर आप एक बार सोच लिया कि मुझे बनना है, तो फिर आपको इसमें से एक सीट चाहिए यार ओनली, और वो आप अगर आपने मान लिया कि ये मेरी सीट है, तो फिर वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इस तरीके का डेडिकेशन लगा के चलना है। परसेंटेज वगैरह कभी नहीं देखनी है इसमें कि कितनों का सिलेक्शन हो रहा है, कितनों का नहीं हो रहा है। ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन कैसे होता है, और बस मुझे अपना सिलेक्शन कराना है और मेरी एक सीट है। इससे फालतू आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है। उससे फालतू अगर सोचेंगे तो माइंड में बर्डन ही बढ़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब जो पूरा प्रोसेस होता है उसकी आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है, खासकर यूपीएससी के लिए। तो आप इनको खरीद कर कंप्लीट प्रोसेस की तैयारी घर बैठ के कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस है क्या, तो प्रोसेस यहाँ पे 3 स्टेज में डिवाइड है। मैं आप लोगों को एक एक स्टेज अच्छे से क्लियर करके चलूंगा, जिससे आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पर 3 स्टेज में कंप्लीट प्रोसेस डिवाइड है। जो फर्स्ट स्टेज आती है उसको प्रीलिम बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, आप लोगों को पता होगा 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर में से फर्स्ट पेपर जो होता है वो जनरल स्टडी का होता है, 2 घंटे के होते हैं दोनों पेपर, और दोनों पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। पर लेकिन क्वेश्चन दोनों में डिफरेंट होते हैं, एक में 100 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। तो जो इसमें होता है, ये जो CSET वाला पेपर होता है, CSET वाला पेपर होता है और पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कंप्लीट आप लोगों को समझ में आएगा। ये 2 पेपर होते हैं यहाँ पे, जिसको जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में। तो इन दोनों पेपर में जो इसकी बात करें, यहाँ पर फर्स्ट पेपर की जिनमें जनरल स्टडी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपके सारे एरिया कवर होते हैं। हिस्ट्री भी कवर होती है, इंडियन ज्योग्राफी भी कवर होती है, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पर, साइंस वगैरह। तो ये कंप्लीट आपका जनरल स्टडी कवर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, देखिए आप लोगों के पास में सिलेबस जरूर होना चाहिए अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ऐसा काम करेगा, बाइबिल का काम करेगा आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में हर टाइम सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस का पता होना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या पॉइंट हैं। तो ये पेपर फर्स्ट में ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट होता है। और सेकंड पेपर में आप लोग जानते हैं जो एसएससी में पूछा जाता है, खासकर उस तरीके की चीजें आती हैं, मतलब थोड़ा लेवल अच्छा रहता है। बैंकिंग में आप लोग बोल सकते हैं, बैंकिंग में जो चीजें आती हैं तो यही सारी हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हो गई, यही लॉजिकल रीजनिंग वगैरह हो गई, बेसिक न्यूमरेसी, तो ये सब आता है। मतलब जो भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला पोर्शन होता है और इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, ये कवर होता है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है, ये वाला जो पेपर है यहाँ पर, ये वाला जो सेकंड वाला पेपर होता है, ये जस्ट क्वालिफाइंग है। आप लोगों को यहाँ पर ओनली 33% मार्क्स लेके आना है, ठीक है ना। तो लगभग 66 मार्क्स लेके आना है आपको 200 में से। तो आप लोग इसको पार कर जाओगे, ये वाली नैया आपकी यहाँ से पार हो जाएगी। अब जो कंप्लीट जो मेरिट बनेगी,
जिसके बेस पे आप लोगों को आगे ट्रांसफॉर्म होना है, सेकंड स्टेज पर जाना है जो कि मेंस होता है। वहां पर आप लोगों को जाने के लिए इस पेपर के बेस पे कंप्लीट मेरिट बनेगी। ओके, तो जो कंप्लीट डिसाइड करने वाला है कि आप सेकंड स्टेज तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, अब वो ये वाला पेपर डिसाइड करता है जिसको जनरल स्टडी का पेपर बोलते हैं हम, फर्स्ट पेपर जो होता है यहां पर। अब फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने के लिए मैं आप लोगों को लास्ट ईयर जो कि 2016 का है वो आप लोगों को कट ऑफ भी बताता हूं। यहां पर देखिए 116 जो था वो जनरल का था कट ऑफ, ठीक है ना। 110 जो था वो था ओबीसी का, और 99 आप लोग यहां देख रहे हैं वो था एससी का, और एसटी का था 96, और फिर ये फिजिकली हैंडीकैप जो कैटेगरी होती है उनमें ये कट ऑफ दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग कट ऑफ देखकर चलें अगर, तो ये वाला कट ऑफ मतलब मेनली अगर देखें इन वाले पर अगर ज्यादा फोकस देकर चलें तो कट ऑफ को देखिए तो एक अच्छा खासा कट ऑफ जा रहा है, मतलब 50% से भी ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंपटीशन ठीक ठाक है, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो ये मैं ओनली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। अब थोड़ा बात कर रहे हैं मेंस की, जो कि सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हैं। अगर आप इन कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं तो फिर आप सेकंड स्टेज में पहुंच जाएंगे। अब सेकंड स्टेज जो होती है वही कंप्लीट स्टेज है जिसमें आप लोग डिसाइड कर पाएंगे, आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड होगा कि इस मतलब आप लोगों का सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसी के मार्क्स काउंट होते हैं। ये भी आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी कर देता हूं, प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो कभी भी काउंट नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स पेपर जो होता है वो कंप्लीटली क्वालिफाइंग होता है। थोड़ा सा डिफरेंस यहां समझिएगा, प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, ये फर्स्ट पेपर जो होता है यहाँ पर ये मेरिट डिसाइड करता है। पर लेकिन यहाँ पर भी जितने आप लोगों को नंबर मिलेंगे ना वो भी आगे चल के काउंट नहीं होंगे। ये ओनली आपको स्टेज चेंज करा सकता है, मतलब फर्स्ट स्टेज से आप लोग सेकंड स्टेज में पहुंच जाएंगे, वरना नंबर यहाँ के भी काउंट नहीं होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज में तो वहां पर फिर से स्टार्टिंग से बिल्कुल यहाँ पर अब सब इक्वल हो गए हैं। यहाँ पर आकर सबके अब इससे मतलब नहीं है कि प्रीलिम्स में किसके कितने नंबर थे, अब यहाँ पर सब खड़े हैं और सब एक इक्वल रेस के घोड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जिसके यहाँ पर जितने नंबर आएंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये वाले जो नंबर मिलते हैं यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही सब चीजें डिसाइड करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप थोड़ा क्राइटेरिया देखते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर आप लोग आराम से सुनिएगा थोड़ा, अब ये थोड़ा सा आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो प्रोसेस है, क्योंकि जो असली जो मार्क्स हैं वो यहाँ से निकल के आएंगे आप लोगों के, जिसके बेस पर अब सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है वो है एसए का, जिसको निबंध बोलते हैं। तो निबंध का पेपर है यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होता है। देखिए सारे पेपर यहाँ पर आप लोगों को 3-3 घंटे के देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो 3-3 घंटे के सारे पेपर होते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना है आपको। और सारे पेपर जो होते हैं वो 250-250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 250-250 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो जो हो गया यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 1250 मार्क्स तो आप लोगों के यहाँ पे हो गई है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ। इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, फिर उसका भी इसी तरीके से होता है। 2 पेपर उसके होते हैं 250-250 मार्क्स के। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 1750 मार्क्स हो गए, जो कि हमारे किसके होते हैं, मेंस के मार्क्स होते हैं ये, ठीक है। तो 1750 मार्क्स होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में होता है क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता है, ये भी 3-3 घंटे के पेपर होते हैं दोनों, और यहाँ पर भी 300-300 मार्क्स के होते हैं। पर लेकिन यहाँ पर लगभग आप लोगों को 100 नंबर लाने जरूरी है पास होने के लिए। क्वालिफाइंग जो लिमिट रखी गई है वही मतलब 30 वही 33% के करीब आप लोगों को मार्क्स लेके आने हैं, क्वालिफाइंग जो है आप लोगों का। यहाँ पे जो पेपर होता है, देखिए एक पेपर तो इंग्लिश का होता है, नॉर्मल जो इंग्लिश लैंग्वेज आती है एसे वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पे आएगा। और जो दूसरा पेपर होता है ये लैंग्वेज का होता है। तो आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि इनमें सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं। अब स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। देखिए एसए का पेपर जो होता है यहाँ पे आप लोगों को पता है निबंध आता है। तो अलग अलग तरीके का कोई भी निबंध आ सकता है, एम्पावरमेंट के ऊपर या फिर सोसाइटी के ऊपर या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर। तो बहुत सारे तरीके के यहाँ पर एसए आते हैं, अलग अलग टॉपिक रहते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को एसए लिखना होता है। अब तक जो हुआ करता था यहाँ पे एक एसए आया करता था, पर लेकिन अब कुछ टाइम से यहाँ पर 2 एसए आप लोगों को लिखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो 2 एसए आप लोगों को लिखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो दोनों एसए कितने हो गए लगभग, तो 125 मार्क्स के लगभग 2 एसए यहाँ पर आप लोगों को लिखने को मिलते हैं अब। ओके, तो ये वाला हो गया एसए का पोर्शन जिसमें आप लोगों को निबंध लिखना है। इसके अलावा अब जनरल स्टडी फर्स्ट की बात करता हूं मैं अच्छे से। तो इसके बारे में देखिए आप लोग सुनिए थोड़ा। जो फर्स्ट पेपर है यहाँ पे, इसमें आप लोगों का क्या क्या कवर होने जा रहा है। इस फर्स्ट पेपर में आप लोगों का कवर होगा इंडियन हिस्ट्री, मतलब एक तो हिस्ट्री रहेगा आप लोगों का यहाँ पे। इसके बाद में हिस्ट्री के साथ में फिर कल्चर भी आ जाती है। और इसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे जियोग्राफी रहेगा और फिर सोसाइटी रहेगा। जियोग्राफी यहाँ पर आप लोगों की वर्ल्ड जियोग्राफी भी आती है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और सोसाइटी। ये पूरा पोर्शन आप लोगों का पेपर फर्स्ट का हो गया यहाँ पे। पेपर फर्स्ट में ये कंप्लीट पोर्शन आप लोगों का आने वाला है, ठीक है। वैसे इसको पेपर फर्स्ट बोला जा रहा है, पर लेकिन अब जब यहाँ पे एग्जाम की बात करेंगे तो पेपर फर्स्ट आप लोगों का ऐसे हो जाएगा, उस तरीके से आप लोगों का पेपर सेकंड होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट आप लोगों का ऐसे हो गया, यहाँ पर पेपर सेकंड होगा ये, इस तरीके से अगर देखा जाए तो।
और जब पेपर सेकंड मतलब जो ये वाला हो गया यहाँ पर, इसमें आप लोगों का क्या होगा, इसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, गवर्नेंस आएगा, पॉलिटी आएगी, सोशल जस्टिस आएगा और इंटरनेशनल रिलेशन आएगा। ये वाला कंप्लीट पोर्शन आप लोगों का सेकंड पेपर में आएगा। ठीक है, तो सेकंड पेपर में क्या क्या आने वाला है आप लोगों का, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको IR भी बोलते हैं। ये कंप्लीट पोर्शन आप लोगों का सेकंड पेपर में आप लोगों का कवर होगा यहाँ पर। ठीक है, मार्क्स सबके इक्वल है और टाइम सबका इक्वल है, ये आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो अच्छे से बता चुका हूं मैं पहले ही। अब पेपर थर्ड में देखते हैं हम, यहाँ पे जो पेपर थर्ड आ गया यहाँ पर जनरल स्टडी का, इसको देखते हैं। तो टाइम और ड्यूरेशन तो वो इतना ही है इसका भी। अब इसमें क्या क्या आता है, अब इसके वाला पोर्शन आप लोग देखिए, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगा सबसे पहले, तो इसके बाद में आप लोगों का इकोनॉमिक आएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, इसके बाद में बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी वगैरह, इन्वायरमेंट वगैरह, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये वाले टॉपिक होते हैं जो आप लोगों के इस वाले पेपर में कवर होते हैं। तो अलग अलग पेपर के अलग अलग टॉपिक डिसाइड कर रखे हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं इंटरमिक्सिंग रहती है, थोड़ी थोड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोगों को कम से कम, जो इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्मास्त्र जो है इस एग्जाम का क्लियर करने का, वह ओल्ड क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। सिलेबस आप लोगों को एक तरीके से बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि किस पेपर में क्या क्या टॉपिक है, आप लोगों को ये कंप्लीटली पता होना चाहिए। अगर सिलेबस आप लोगों के माइंड में है, देखिए सिलेबस आप लोगों के क्लियर होने से बहुत सारे फायदे और भी होते हैं। क्या फायदे होते हैं, जब मान लीजिए जो भी आप लोग देखिए मॉर्निंग में द हिंदू का डिस्कशन सुन रहे हो, अगर आप लोगों ने नॉर्मली ध्यान दिया होगा, अगर आप लोगों को सिलेबस कवर है तो आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से पोर्शन से कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है और यहाँ पर किस एग्जाम के लिए, मतलब हमारे कौन से टॉपिक से कौन सा, अगर कोई न्यूज आई है तो कौन से टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं इस न्यूज को हम। ठीक है ना, तो ये आप लोग जब द हिंदू का डिस्कशन जो भी मॉर्निंग में सुनता है, तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे कैसे हम लोग डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग क्या कर पाएंगे, फिर उसको आराम से कोरिलेट कर पाएंगे। और आगे से मैं भी थोड़ा फोकस देकर चलूंगा, जब न्यूज़पेपर का डिस्कशन करूं तो वहां पे कोशिश करूंगा कि मेंशन कर दिया करूंगा कि किस पेपर से रिलेटेड है, खासकर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन सुनिए, क्योंकि देखिए अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वहां पर एक तो स्टैटिक पोर्शन होता है। ठीक है, जो ज्योग्राफी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ये सारी चीजें हो गया। इसके बाद में जो करंट का टॉपिक आता है, और खासकर जो मेंस के अगर आप पेपर उठा के देखें, वहां पर करंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं है। तो मॉर्निंग में आप लोग उसके लिए द हिंदू का डिस्कशन सुन सकते हैं और इवनिंग में आप लोग PI भी सुन सकते हैं। तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों का खासकर जो मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से सुनकर चलिए, आप लोग अच्छे से फोकस दे पाएंगे यहाँ पर। ओके, तो जो थर्ड पेपर है यहाँ पर, इसको एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका भी टाइम ड्यूरेशन इतना ही है और मार्क्स भी लगभग मार्क्स भी इतने ही है इसके। एथिक्स क्या होता है यहाँ पर, जब एथिक्स के नाम आता है तो कई कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर आता क्या है इस पेपर में। देखिए अगर टॉपिक बोला जाए कि हाँ मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल वे में बात की जाए तो लिखा हुआ है यहाँ पे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, तो इस तरीके की बातें की जाती है। पर लेकिन नॉर्मल तरीके में अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो यहाँ पर आप लोगों का विचार क्या है, आप लोग सोचते क्या है, किसी भी चीज को देख के आपके माइंड में क्या आता है। जिस तरीके से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, तो हर एक इंसान के लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। एक किसान होता है, उसको अपने लहराते हुए खेत देखकर खुशी हो सकती है। एक माँ होती है, उसको अपने बच्चे को देखकर खुशी हो सकती है। तो हर एक इंसान की डेफिनेशन जो होती है हैप्पीनेस की अलग होती है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को बोल देंगे इस तरीके की जहाँ पे आप लोग माइंड यूज कर पाए। देखिए इसीलिए बोला जाता है कि जो कुछ पेपर ऐसे होते हैं, एक तो खासकर ये एथिक्स वाला पेपर, दूसरा एस्से वाला पेपर, और इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर रहता है, ये बोलते हैं ये सबसे ज्यादा रैंक डिसाइड करने वाले पेपर होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं सबसे ऊपर नीचे होते हैं। एथिक्स में किसी के बहुत अच्छे मार्क्स रहेंगे, किसी के बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आप लोगों की सोच निकल के आती है, आप सोचते क्या है। कुछ हद तक आप लोग मतलब एग्जामिनर को बेवकूफ बना सकते हैं, पर लेकिन जब एथिक्स जैसे पेपर आते हैं, एस्से जैसे पेपर आते हैं, वहां पर आप लोग बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। बाद में चलते चलते आप लोगों के अंदर का जो असली इंसान है वो बाहर आने लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को फोकस देकर चलना है अच्छे से कि इन पेपरों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर पाएंगे, प्रैक्टिस सेट जितने लगा पाएंगे, उतना ही ज्यादा इन पर कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग। वहां से आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है। एक सिचुएशन दे देंगे आप लोगों को, जिस तरीके से मान लीजिए कहीं पर मतलब कहीं बाढ़ आ गई है वहां पे, और बाढ़ में फंस गए हैं बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब फंस गए हैं वहां पे, और आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, आप लोग वहां पर किसी को निकालना है, तो सबसे पहले किसको आप लोग वहां से निकालेंगे। तो इस तरीके के थिंकिंग बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों को एक एनालिटिकल और रीजनेबल थिंकिंग जनरेट करनी पड़ेगी। उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, उस तरीके से यहाँ पर आप लोगों से मतलब रिक्वायरमेंट होती है, और ये सही भी है। यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकल बेस देखने को मिलेगी। जो एथिक्स वाला पेपर है, जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जो आप लोग लगाते हैं,
डे बाय डे लाइफ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए काफी अच्छा पेपर इसको माना जाता है और इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसके लिए कोई बुक भी नहीं मिल पाती है ढंग से। क्यों? क्योंकि ये आपका जनरल एप्टीट्यूड है, आपका जनरल सोसाइटी को देखने का नजरिया क्या है, ठीक है, तो उसके बेस पे ये पेपर होता है। तो काफी अच्छा पेपर आप इसको बोल सकते हैं और खासकर आपका एटीट्यूड क्या है वो आप लोग का इस पेपर से झलक जाता है। इसीलिए बहुत सोच समझकर सिलेबस पूरा कंप्लीट तैयार किया गया है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा क्या होता है यहाँ पर, अगर आप लोगों को आगे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ये यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप लोगों को दिखाता हूं मैं लिस्ट में कौन कौन से आप लोग चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को टोटल मतलब इतनी सारे ऑप्शन है यहाँ पर। एग्रीकल्चर हो गया, मतलब टोटल मिला के यहाँ पर आप अगर लास्ट में देखें तो टोटल 26 आपके पास में ऑप्शन है, मतलब 26 सब्जेक्ट में से आप लोग चूज कर सकते हैं। 26 ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। 26 में आप लोगों को लगभग सारे ही मिल जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए। इंजीनियरिंग के भी मिलेंगे यहाँ पर आप लोग ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फिलोसफी, फिजिक्स, तो लगभग सारे, पॉलिटिकल आईआर हो गया, साइकोलॉजी होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड है यहाँ पर 26 एरिया यहाँ पर कवर किए गए हैं, तो कोई भी आप एक इसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो लिटरेचर की बात आती है तो नीचे दे रखा है यहाँ पे, इनमें से आप लोगों को कोई लैंग्वेज चूज करनी होती है। तो ये कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है जिसमें से आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट हमेशा कोशिश कीजिए वही चूज कीजिए अगर आप लोगों को चूज करना है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है। कभी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट इसके बेस पे चूज मत कीजिए कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आते हैं उसको चूज करना है, कभी भी मत कीजिए, भूल कर भी नहीं। हमेशा चूज वही करना है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप लोग जनरल स्टडी का दूसरे पेपर पढ़ते हुए थक जाओ तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाओ तो आप लोगों का इंटरेस्ट आ जाए। तो उस बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, किसी से पूछकर चूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये था यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, जिसके यहाँ पर कितने होते हैं, 2 पेपर यहाँ पर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं जो कि 500 नंबर के होते हैं। तो इन सबको जोड़कर यहाँ पर आप लोगों के 1750 नंबर बन जाते हैं, जिसमें से आप लोगों का डिसीजन होता है कि आप लोगों का आगे स्टेज में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। अब इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं जो नीचे वाले पेपर हैं। यहाँ पे देखिए एक है ये इंग्लिश लैंग्वेज का, ये इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया, ठीक है ना। इसके बाद में जो सेकंड है आप लोगों को वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक इंडियन लैंग्वेज चूज करनी होती है। वो इंडियन लैंग्वेज कैसी होती है, वो इंडियन लैंग्वेज इनमें से चूज करनी होती है आप लोगों को। ये आप लोगों को 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के देखने को मिलेगी जो 22 लैंग्वेज है। तो ये यहाँ पर टोटल 22 लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इन 22 लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं जो आप पेपर देना है, ओके। तो ये यहाँ पर एक लैंग्वेज आप लोग जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी लोकल एरिया की लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, पर लेकिन इंग्लिश वाला यहाँ पर पेपर सबको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके आपको माइंड में क्लियरिटी रख के चलनी है इसके बारे में। और 100 नंबर को आप लोग 100 नंबर तो इसमें लेकर आने ही आने हैं, ठीक है। मतलब 300 में से 100 नंबर आप लोगों को मतलब एक क्वालिफाइंग लिमिट रखी गई है यहाँ पर, कम से कम इतने तो आप लोगों को लेकर आने हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब एक बार फिर से कट ऑफ देख लेते हैं। अब 1750 में से जब 1750 जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें से जो कट ऑफ गया है, मेंस के मार्क्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो 787 गया है, मतलब 787। तो ये जर्नल का गया है। और यहाँ पे क्या है 745, ये किसका गया है, ओबीसी का गया है। 739 ये किसका गया है, एससी का गया है। और 730 फिर यहाँ पे, और फिर आगे नीचे चला गया कैटेगरी में, ये इस तरीके से गया है। तो ये यहाँ का आपका मेंस का, जो कि आप लोगों का जो मेंस वाला जो कंप्लीट यहाँ पे कवर हो रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों का भी जैसे मैंने दिखाया, तो 1750 में से जो कट ऑफ जा रहा है आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंस का आप लोगों का कट ऑफ हो गया। तो देखने में तो लग रहा है कि कितना कम है, पर लेकिन वहां पर ये एक नंबर भी सिक्योर करने बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, ओके। तो ये नंबर के मतलब एक एक नंबर काउंट होता है यार वहां पर। ये भी कैसे काउंट होता है आप लोगों को जब रैंक दिखाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना टफ कंपटीशन है, कितना ज्यादा उसके बारे में। मतलब एक एक नंबर पर रैंक आपको 2-2, 3-3 रैंक मिल जाएगी एक एक नंबर पर। तो इतना अच्छे वाला कंपटीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में अगर आप सेकेंड स्टेज भी क्लियर कर लेते हैं तो फिर थर्ड स्टेज आती है जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, और नॉर्मल भाषा में इंटरव्यू बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरव्यू होता है, थर्ड स्टेज होता है। तो थर्ड स्टेज में यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर होते हैं 275, 275 मार्क्स। तो ये कंप्लीट मार्क्स अगर आप लोग जोड़ लें तो कंप्लीट जो मार्क्स हो गए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2225, 2025 मार्क्स में से कंप्लीट आप लोगों का ये पेपर होता है, जो कि एक कंप्लीट प्रोसेस निकल के आता है। और यहाँ से जितने नंबर आप लोगों के आते हैं वो आप लोगों की रैंक डिसाइड करते हैं। यहाँ से आप लोगों को असली पता चलता है कि आप लोगों की क्या रैंक आने वाली है और कौन कौन से आप लोगों के कैडर और कौन कौन से आप लोगों को सर्विस मिलने वाली है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ से निकल के आता है। अब इसके लिए कट ऑफ क्या है आप लोगों को अगर देखा जाए तो कट ऑफ इसके लिए कितना हो गया, ये हो गया 988। तो ये कट ऑफ है, मतलब जो ये कट ऑफ मतलब एक तरीके से यहाँ पर ये वाला हो गया। और जो ओबीसी की बात की जाए तो 951 हो गया। और जो
एससी की बात की जाए तो 937 हो गया, और जो एसटी की बात की जाए तो 920 हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये हो गए सारे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कट ऑफ होता है जो कि कितने में से निकल के आ रहा है, ये वाला कट ऑफ कंप्लीट इन मार्क्स में से निकल के आ रहा है, जो मैंने आप लोगों को बताया कितने 2025 मार्क 2025 मार्क्स में से ये आप लोगों का कट ऑफ निकल के आ रहा है, जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितना है 988। तो फाइनल कट ऑफ यहाँ से आप लोगों का ये निकल कर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे टोटल जो सिलेक्शन हुए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं 500 तो जनरल में हुए हैं, 347 किस में हुए हैं ओबीसी में, 163 एससी में, और 89 हो गए किसमें, ये एसटी में हो गए, टोटल 1099। तो ये कंप्लीट टोटल सिलेक्शन अब की बार के लिस्ट के यहाँ पर हुए हैं। और इसमें से कुछ रिजर्व लिस्ट रख दी जाती है, रिजर्व रख देते हैं किसमें से, क्योंकि देखिए बहुत सारे बंदे कुछ ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए किसी का आईआरएस निकल गया तो कुछ ऐसे होते हैं कि ड्रॉप कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो रिजर्व लिस्ट भी रख लेते हैं, बहुत से कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगराइजेशन होता है रिजर्व लिस्ट के लिए भी, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कितने होते हैं यहाँ पे, तो 220 कम से कम रिजर्व लिस्ट में रख दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिजर्व रखे रहते हैं, जो अगर कोई छोड़ के जाता है तो इनको आगे बढ़ा दिया जाता है। अब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितनी सिलेक्शन होता है किस किस कैटेगरी में। तो यहां पर अगर आप लोग आईएएस, आईएफएस और आईपीएस को अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कितना है, यहाँ पर लगभग 180। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, जर्नल में लगभग अगर अंडर 100 आप लोगों की रैंक आ रही है तो आप लोगों को आईएएस मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर अंडर 100 रैंक नहीं आ रही है तो आईएएस मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, अगर मान लीजिए एससी एसटी या फिर ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट इतने नंबर लेके आ रहा है कि वो उसका सिलेक्शन जर्नल में हो जाए, तो वो भी एक सीट खत्म हो जाती है फिर आगे चल के। तो इस तरीके का भी प्रोविजन निकल के आता है, ठीक है। तो लगभग अगर आप लोग जर्नल में देखें सारी सर्विसेज में लगभग कितनी है वैकेंसी, यहाँ पर 610 है। ओबीसी में देख लिया जाए तो 347 है, और एससी में देख लिया जाए तो कितनी है यहाँ पर 163, और एसटी में देखा जाए तो 89। तो टोटल मिला के यहाँ पर लगभग इतनी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई थी। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और ये तीनों जो सर्विस होती है स्टार्टिंग वाली, ये तीनों आप लोगों को पता होगा ऑल इंडिया सर्विसेज इनको बोला जाता है। और जो बाकी की सर्विस होती हैं वो ग्रेड ए ग्रेड बी, ये सारी बाकी की सेंट्रल सर्विसेज में आ जाती हैं। ये सारी सर्विसेज में आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं, जिससे आप लोगों के माइंड में एक क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो ये टोटल यहाँ पर आप लोगों को सर्विस देखने को मिल रही है। तो जो आप लोग ऊपर की 3 सर्विसेज के तो नाम सभी जानते हैं। सबसे पहला हो गया आईएएस, ये इसके नाम पर ये तो पूरी सर्विस जानी जाती है। तो यहाँ पर ये एक सर्विस है इसके अंदर, ठीक है ना, जिसका आप लोग आईएएस का एग्जाम का नाम लेते हैं। तो आईएएस एक सर्विस है, ना कि एग्जाम का नाम है ये। इसके बाद में क्या होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस आप लोगों को दिख रही है, और इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस जिसको बोलते हैं। तो 3 सर्विस तो होती है। तो 3 सर्विस के अलावा आप लोग अगर यहाँ पर देखें टोटल 24 सर्विस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है यहाँ पर 3 सर्विस है। तो 24 सर्विस में आप लोगों को कहीं रिवेन्यू सर्विस मिलेगी, डिफेंस सर्विस मिलेगी, यहाँ पर ऑर्डिनेंस से रिलेटेड मिलेगी, पोस्टल ऑफिस जो होते हैं उसमें भी अगर कोई हेड बनाया जाता है तो वो यहीं से निकल के जाता है, ठीक है ना। अकाउंट या रेलवे में जो कोई हेड जाते हैं बन के वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के, वो सारे यहीं से निकल के जाते हैं। डिफेंस में हर एक तरीके में, ट्रेड इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में, या फिर फॉरेस्ट में, अगर जो आर्म फोर्स होती है वहाँ पर हेडक्वार्टर रहते हैं, वहाँ पर भी यहीं से जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सारी मैक्सिमम यहाँ पर क्या दिख रही है, ये इन सर्विसेज के अलावा सारी ये ए ग्रेड की सर्विस दिख रही है आप लोगों को। तो सेंट्रल की सर्विस है, ए ग्रेड की सर्विस जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग कुछ सर्विस यहाँ पे बी ग्रेड की भी नीचे दिख रही होगी। तो बी ग्रेड के ऑफिसर्स भी यहाँ से इससे बनते हैं, कुछ सर्विस यहाँ पे बी ग्रेड में आ जाती है। तो टोटल अगर आप लोग देखें कितनी सर्विस है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख के चले तो 19 सर्विस जो है वो कितने में आती है, वो ए ग्रेड ऑफिसर्स में आती है, ठीक है। और जो बाकी की बची हुई है, बाकी की बची हुई जो हो गई ये बी ग्रेड ऑफिस में आती है। तो दोनों तरीके की सर्विसेज यहाँ पर कवर की जाती है। तो कंप्लीट अगर आप लोगों को अगर कोई भी बोले इस तरीके से तो आईएएस का एग्जाम देना है, तो ये ओनली आईएएस के नाम से इसको नहीं बोलना है, तो ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पर सारी सर्विस एक अपने अपने एरिया में सारी सर्विसेज का अलग अलग महत्व है, और सारी सर्विसेज ही अपने आप में पूरी इंपॉर्टेंट है। हर एक का एक अलग एरिया है, और हर एक में यहाँ पर एक एरिया में आप लोग टॉप पर पहुंचेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हर एक अपने एरिया में एक अच्छी सर्विस है, डिपेंड करता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो हमेशा चूज कीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ना कि किसी के बताने के हिसाब से कि यहाँ पे एंजॉय करोगे और यहाँ पे पैसा ज़्यादा कमाने को मिलेगा। उस तरीके का परसेप्शन कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपना ये देखना चाहिए कि मेरी इफिशियंसी कहाँ है और मैं कहाँ पर 100% सोसाइटी के लिए दे सकता हूँ, कहाँ पर 100% अपनी कंट्री के लिए दे सकता हूँ। तो अगर इस तरीके का आपके माइंड में एक बैकग्राउंड रहेगा तो आराम से आप लोग एक ऐसी सर्विस चूज कर पाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी, और जिस चीज़ के लिए आप बने हैं आप वो काम अच्छे से कर पाएंगे। वरना आप लोग अगर ऐसो आराम के बेस पे सोचेंगे और दूसरे के बताए हुए के बेस पे सोचेंगे तो फिर जिंदगी भर परेशान रहेंगे, ठीक है। तो सर्विस का एंजॉय करना है तो अपनी इंटरेस्ट की सर्विस चूज करें।
पुलिस में किसी का इंटरेस्ट हो तो पुलिस यूज करें, और एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर अकाउंट में किसी का तो अकाउंट की करिए, रेलवे में किसी का तो रेलवे की करें। तो उस तरीके से चूज करने की कोशिश करें। बाकी तो रैंक के ऊपर डिवाइड होगी, ये आप लोगों को भरनी होती है, तो वहां पे आप लोगों की चॉइस में भरी जाती है, ठीक है। उसके बेस पे आप लोगों को फिर ये मिलती है रैंक के बेस पर। अब यहां पर मैं आप लोगों को कुछ टॉपर दिखाता हूं जो कि इस बार के हैं। देखिए फर्स्ट टॉपर जो थी अब की बार नंदिनी केआर थी, इनकी फर्स्ट रैंक आई है, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक आई है इनकी, इसके बाद में अनमोल, इसके बाद में गोपाल कृष्णा, इसके बाद में सोमिया। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये क्यों दिखा रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं, देखिए आप लोग अगर ढंग से देखें, ये देखिए यहां पर एक ही नंबर है यहाँ पर दोनों का, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर रैंक क्लैश करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि एक एक नंबर पर ऊपर नीचे दुनियादारी होती है यहाँ पर। ये देखिए 3-4 रैंक हो गई यहाँ पर एक ही नंबर पे, ये देखिए यहाँ पर। तो कितना टफ कंपटीशन है, आप लोग इससे मतलब थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कितना आप लोगों को अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एक एक नंबर पर कितने कितने बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एक्यूरेसी क्या है इस एग्जाम की, कितने लेवल पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है प्रैक्टिस। आप जितना भी प्रैक्टिस कर पाएंगे हर एक लेवल में, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज वहाँ पर जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस करें। सबसे पहले जो फोकस करना है आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि यूपीएससी के हैं, ठीक है। यूपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए। पहले मैं यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सिलेबस उठाइए, ठीक है। सिलेबस के साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, दोनों ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाइए। और जिसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है वो ऑप्शनल के भी उठा लीजिए। इसके बेस पर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आप लोगों को पूरा इसको देखना है कि किस तरीके से क्या क्या पूछा जा रहा है, मतलब एनालाइज करना है। तो स्टार्टिंग के 8 से 10 दिन आप लोगों को बैठ के बस एनालाइज करना है कि ये एग्जाम है क्या, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करनी है यहां पर, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक बार अगर पैटर्न आप लोग पकड़ जाएंगे फिर स्टार्ट करते हैं फिर उस तरीके से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन, तो फिर आप लोग एक अच्छे लेवल पर जा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कोशिश करें कि पैटर्न पकड़ ले, और उसमें सबसे अच्छी जो डायरेक्शन दी जाती है वो दी जाती है सिलेबस। सिलेबस आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। उसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप लोगों को मैच करना है। और सबसे बड़ी बात इसके पीछे एक और आती है, वो क्या आती है, अगर आप लोगों को सिलेबस पता है, ठीक है, और आप लोगों के पास में ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर रखे हैं, तो फिर जब भी आप करंट की न्यूज पढ़ते हैं तो आप लोग को रिलेट कर पाएंगे उसको कि ये मेरे उस पेपर से उस टॉपिक से रिलेटेड है, और यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका भी है। तो इस तरीके से आप लोग एक एनालिटिकल और रीजनल थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे, अपनी एक समझ डेवलप कर पाएंगे इस एग्जाम के लिए। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप लोगों को इस तरीके से कोरिलेट करके चलना है। तो हमेशा अगर कोई भी पॉइंट पढ़ना है आप लोगों को इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि मैं ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहा हूं फ्यूचर में, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। हमेशा इस तरीके से आप लोगों को उस पॉइंट को देखना है कि वो लास्ट तक आप लोगों को लेकर चलना है, मतलब मेन से भी उसका क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, इंटरव्यू में भी क्या इससे कोई क्वेश्चन निकल के आ सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई टॉपिक आप लोग उठा रहे हैं तो उसको एक होलिस्टिकली आप लोगों को टॉपिक को कवर करके चलना है वहां पर। ऐसा नहीं है कि टॉपिक पढ़ लिया कि अभी तो प्रीलिम्स के हिसाब से तैयारी कर लेता हूं फिर आगे चल के मेंस के हिसाब से कर लूंगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। तो ये वीडियो में इसीलिए बता रहा हूं क्या कि आप लोग ये इस तरीके की मिस्टेक्स ना दोहरा सकें। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी रखनी है, सब चीजों की एक साथ लेके चलना है, प्रीलिम्स भी एक साथ लेके चलना है, मेंस के साथ में ऑप्शनल भी आप लोगों को यहाँ पे होना है, इंटरव्यू भी उसमें साथ साथ में हो जाएगा। तो सब कुछ अगर साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये कभी भी आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अब जब आप लोग उठा के देखेंगे ना तो बिल्कुल कॉमन सिलेबस है, ठीक है ना। तो सिलेबस आप लोग जब देख रहे हैं यहाँ पे तो बिल्कुल कॉमन सिलेबस मिलेगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। और इंटरव्यू तो एक ऐसी चीज होगी कि वहां पर पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो कुछ तो आप लोगों की जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, कुछ आप लोगों का बैकग्राउंड वहां पर पूछा जाएगा, जो आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर आप लोग जहां से ग्रेजुएशन कर आए हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर पूछी जाएगी। तो इसलिए इस प्रिपरेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के रूप में आप लोगों को लेके चलना है, कहीं पर भी आप लोगों को इसको अलग थलग नहीं छोड़ना है। तो ये प्रोसेस होना चाहिए आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन करने का, जिसके ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। ओके, इसके बाद में जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो जो स्टार्टिंग में सब इकट्ठे होकर कहाँ जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लोग यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, तो इसको एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मतलब बहुतों का सपना होता है, अपने दीवार पर फोटो चिपका के रखते हैं कि हाँ तो जाना ही जाना है। काफ़ी अच्छा एरिया आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब एक आप लोग कह सकते हैं कि एक लाइफ आप लोग जिएंगे इस तरीके की कि एक आप लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में है क्या यहाँ पर। ये इतने सारे टूर वगैरह भी कराते हैं, मतलब एक हर लेवल की सोसाइटी से आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में। तो जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पे हर लेवल की चीज़ें कराई जाती हैं आप लोगों को।
खासकर आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो देखनी है तो फाउंडेशन के कोर्स के नाम से आप लोगों को यूट्यूब पर काफी वीडियो मिल जाएगी। फाउंडेशन के कोर्स में आप लोगों को काफी चीजें देखने को मिलेगी। उससे क्या रहेगा, आप लोग अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे, आप लोग अपने आप को इनहेंस कर पाएंगे। देखिए सीधा सा तरीका होता है, अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो उस फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर दें। उस फील्ड से रिलेटेड आप लोग को पहले ये देखें कि सबसे टॉपर कौन है इस फील्ड में, किस तरीके से उसकी स्ट्रेटजी क्या रही है, फिर उसके बेस पे अपनी स्ट्रेटजी निकालना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉलो करके चलना है, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस ये होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे इसको टैकल करना है बस। अब वो टैकल करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, हर एक टॉपर की स्ट्रेटजी अलग होती है। तो किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है आप लोगों को, सुननी सबकी है और उसके बाद में फिर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो सकता है जिसकी स्ट्रेटजी सुन रहे हो उसका साइंस में फोकस है, उसका साइंस में इंटरेस्ट है और आप लोगों का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, उसका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, आप लोगों का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो स्ट्रेटजी सबकी सुननी है पर लेकिन बनानी अपने वाली है। ये बात मैं बोल रहा हूं, कभी भी किसी के पाथ पे फॉलो नहीं करना है। देखना सबका पाथ है कि किस किस तरीके से कौन कौन कहां जा रहा है, फिर अपना अलग से पाथ बनाना है। और जो अपना अलग से पाथ बनाकर चलते हैं वही यहां तक पहुंच पाते हैं, और जो दूसरे के पाथ पर दूसरे की चप्पल पहन के चलने की कोशिश करते हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से कोशिश करनी है बिल्कुल। और देखिए कुछ भी टफ नहीं होता है, एक बार आप डिसाइड कर लेंगे ना, एक बार आपके अंदर से आ गया तो फिर जो मैंने स्टार्टिंग वाली जो कोटेशन डिस्कस की है, जिस दिन आप लोगों के एक बार अंदर से आ जाएगा कि मुझे बनना है और मुझे करना है, फिर आप लोगों को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो वही एक अट्रैक्शन का भी फोर्स निकल के आता है। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं और 24 घंटे सोते उठते खाते उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपके माइंड उसी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप उसको चीज को अचीव भी कर पाते हैं आराम से। तो कोई भी चीज टफ नहीं है। बस मैं तो यही कहूंगा कि जितना हो सके आप अपना अच्छे से मोटिव बनाएं कि मुझे ये करना है तो करना है, और फिर अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आया तो शेयर भी कीजिए फिर इसको। और इन्फॉर्मेशन में अगर कोई कमी आप लोगों को लग गया रह गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। फिर और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये भी लिखना है कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक की होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।